लास्ट इफेक्ट हमने किया था मायोपिया, और सैंपल पेपर आई थिंक आप लोगों को मिल गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट पे, जो है हाइपरमेट्रोपिया। इस हाइपरमेट्रोपिया को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है फार साइडनेस। फार साइडनेस इसलिए क्योंकि इसमें इमेज जो है वो कहाँ मिलती है, वो मिलती है बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, तो इसकी इमेज हमें मिलेगी बिहाइंड द रेटिना, इसलिए इसको हाइपरमेट्रोपिया या फार साइडनेस कहा जाता है। इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज जो है वो क्लियरली सीन नहीं होती, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट जो है उसकी क्लियरली सीन नहीं होगी, लेकिन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हमें साफ दिखेगा। इसमें नियर पॉइंट जो है आई का वो मोर देन 25 हो जाता है, और अगर फार पॉइंट की बात करें तो फार पॉइंट इसमें हो रहेगा वो हमारा सेम रहेगा, वो रहेगा इन्फिनिटीज में। ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ किस में चेंज होगा, नियर पॉइंट में चेंज होगा। इसमें इमेज जो मिलेगी वो बिहाइंड द रेटिना, यानी इस केस में अगर हम कहें तो जो इमेज है वो पीछे चली जाएगी रेटिना से। ठीक है, तो इसलिए हमें एक शार्प इमेज नहीं मिल पाएगी, और यही एक डिफेक्ट बनता है ह्यूमन आई से रिलेटेड, इसका नाम पड़ेगा हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो डिफेक्ट है उसमें या तो फोकल लेंथ आई की ज़्यादा हो जाए, यानी इमेज जो है वो फोकस नहीं हो पाए, या हमारा आई बॉल का साइज श्रिंक हो जाए। तो श्रिंक होना भी इसकी एक सिचुएशन में आता है। ठीक है, तो इस डिफेक्ट को ठीक कैसे किया जाए, तो इस डिफेक्ट में हम क्या करेंगे, इस डिफेक्ट में हम एक ऐसा लेंस फिट करते हैं जिसमें जो आई है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पा रही रेटिना में, तो यहाँ हम एक लेंस प्लेस करते हैं। ठीक है, ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस इन रेज को जल्दी कन्वर्ज कर देगा, जो पीछे कन्वर्ज हो रही थी उसको पहले कन्वर्ज कर देगा। तो इससे हम लगाते हैं क्या, कन्वेक्स लेंस, या फिर इसको बोलते हैं बेटा क्या, कन्वर्जिंग लेंस। तो जो आगे में लेंस होता है वो इसमें यूज होगा, तो कन्वर्जिंग लेंस लगता है, और कन्वर्जिंग लेंस की जो पावर होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इस तरह से इस डिफेक्ट को ठीक किया जाएगा। तो इसमें एक सिंपल क्वेश्चन हमारा बनता है क्या, कि a person can see clearly a book placed at 50 centimeter. Find the power and focal length of the lens required so that he can read the book, he or she can read the book placed at 25 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखिए बेटा, इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, सबसे पहले आपके लिए है एक डिस्टेंस जिसमें आप सेफ हो। सेफ का मतलब आपका ऑब्जेक्ट जहाँ रख सकते हैं और जहाँ इसकी इमेज फॉर्म होगी, तो ऑब्जेक्ट आपका रखा है 25 सेंटीमीटर में। ठीक है, और जो इसके केस में इमेज है वो है 50 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज हमें फॉर्म करनी है। तो कैसा लेंस हमें रिक्वायर्ड है, जब भी आई इसका कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो दोनों वैल्यू हमें नेगेटिव में लेनी है। फोकल लेंथ अगर हम निकालते हैं तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू रहेगा बेटा 1/f के, तो f कैलकुलेट हमें करना है, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू b की वैल्यू 1/50 और u की वैल्यू माइनस माइनस बेटा प्लस हो गई। सोल्व करो बेटा, कितना आएगा, e की वैल्यू कितनी निकलती है इसमें, कितने आए भाई, एलसीएम आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगी -1 और प्लस का 2, तो फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर।
पावर अगर निकालनी है तो पीछे हमने किया था 100/50, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो पावर इसकी आ जाए बेटा +2 डायोप्टर इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन में क्या निकाल सकते हैं, क्या फोकल लेंथ और पावर रहेगी हमारे लेंस को यूज करते टाइम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमने इसको एक कन्वेक्स लेंस से ठीक कर दिया, हाइपरमेट्रोपिक आई को। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो डिफेक्ट है जिसका नाम है प्रेसबायोपिया। ठीक है, प्रेसबायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में थोड़ी सी सिमिलरिटी है, बस एक डिफरेंस जो मेनली अराइज होता है वो किस वजह से होगा, तो ये जो डिफेक्ट होता है वो मेनली अराइज होता है, और वो अराइज का रीजन क्या है, वो है डिक्रीजिंग विद द एजिंग, यानी जो हमारी आई लेंस है उसकी पावर अकोमोडेशन डिक्रीज हो जाती है विद एज, यानी जो ओल्ड एज पर्सन है जिसने अपनी 40 इयर्स की एज को एक्सीड कर दिया है, तो उस पर्सन को ये थोड़ा सा होने के चांसेस है, इसलिए इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस साइड इफेक्ट में एज पर्सन जो है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, इस वजह से उसका डिस्टेंस जो है नियर का वो मोर देन 25 हो जाएगा, यानी फार पॉइंट उसका सेम रहेगा। ठीक है, नोट करो बेटा फटाफट, ये है प्रेसबायोपिया। तो ठीक कैसे करें, तो इसका इलाज हमारे पास है कि हम ऑलरेडी जिसको मायोपिया है उस पर्सन को रिस्क ज़्यादा है कि ये डिफेक्ट हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाई फोकल लेंस, यानी एक कम्बिनेशन लेंस का जिसमें कनकेव भी होगा और कन्वेक्स भी होगा। अगर सिर्फ उसको प्रेसबायोपिया ही है तो हम इसमें कन्वेक्स लेंस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो करो जल्दी से। इसका न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं आता, लेकिन ध्यान रहे कि ओल्ड एज अगर पर्सन है तो वो मायोपिया का ही शिकार होगा। कितने हैं दिखाना। हाँ भाई, तो इसके बाद आता है हमारे पास कोजेज ऑफ प्रेसबायोपिया, सिलरी मसल्स वीक होंगी या हमारी जो आई लेंस है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे एज की वजह से रिड्यूस होती है। तो मेन फैक्टर जो डिसाइड करता है वो यही है। इसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट डिफेक्ट जिसका नाम है एस्टिमिज्म या एस्टिमिज्म इसको कहा जाता है। इसमें जो आई है डिफेक्ट इन ह्यूमन आई है जिसमें पर्सन जो है वो फोकस नहीं कर सकता हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को। जैसे यहाँ इस केस में आप देख रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट प्लेस है जिसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस का कॉम्बिनेशन है, पर ये क्या करेगा, ना हॉरिजॉन्टल लाइंस को डिस्टिंग्विश कर पा रहा है ना वर्टिकल लाइन को, यानी दोनों ही लाइंस वो क्लियरली नहीं देख पा रहा है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन्स को लगभग हम यूज़ करते हैं एक सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा पर्सन इन दोनों लाइंस के बीच डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा और इसको करेक्ट करने के लिए हम लगाते हैं सिलेंड्रिकल लेंस, एक तरह का नया डिफेक्ट ठीक करने के लिए। सिलेंड्रिकल लेंस असल में क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस वो होते हैं बेटा कि नॉर्मल लेंस से हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है बीच में, पर इसमें ऑप्टिकल सेंटर ऊपर या नीचे शिफ्टेड होता है बस। ठीक है, तो अलग से कोई स्पेशल टाइप का लेंस नहीं होता, सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर को ही शिफ्टेड करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है डिफेक्ट जिसका नाम है एस्टिमिज्म।
तो यहाँ तक हमने जितने भी डिफेक्ट करे हैं इसकी वजह से जो लगभग है कॉर्निया डिस्टर्ब हो जाती है, कॉर्निया डिस्टर्ब होने की वजह से ये डिफेक्ट होगा। ठीक है, तो एस्टिमिज्म को हम सिलेंड्रिकल लेंस लगा के करेक्ट कर सकते हैं फिर इसमें। ठीक है, लास्ट डिफेक्ट बचता है जिसको बोलते थे कैटरेक्ट, या हिंदी में इसको कहा जाता है मोतियाबिंद। ठीक है, तो मोतियाबिंद जो है उसको कैटरेक्ट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो कॉर्निया है उसके ऊपर एक वाइट लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, और हमें कैसा दिखेगा, एक तरह से मिल्की अपीयरेंस हो जाएगी। तो क्रिस्टलाइन लेंस है जिसमें ओल्ड एज में मिल्की और क्लाउडी अपीयरेंस हो जाते हैं। ये डिफेक्ट मेनली उन पर्सन का होता है जिनका लाइट से कांटेक्ट ज़्यादा हो, जैसे वेल्डर है, जो वेल्डिंग करता है उसका हाई इंटेंसिटी लाइट से ज़्यादा कांटेक्ट है। ठीक है, ज्वेलरी शॉप में जो काम करते हैं वहाँ भी लाइट का कांटेक्ट ज़्यादा है। तो ऐसा पर्सन जो लाइट के कांटेक्ट में ज़्यादा हो या धुएं से ज़्यादा कांटेक्ट हो। ठीक है, जो हमारी घर की लेडीज़ हैं जो लगभग चूल्हे वगैरह पे काम करती हैं उनका धुएं से कांटेक्ट ज़्यादा होता है, तो इसलिए ऐसा डिफेक्ट उनको होने के थोड़े से चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से पार्शल या धीरे धीरे विजन एक तरह से लॉस हो जाए क्योंकि वो कॉर्निया को डैमेज कर देता है। तो इसका इलाज है और वो इलाज है सर्जरी। ठीक है, एक छोटा सा सिंपल सा ऑपरेशन होगा, उस ऑपरेशन में ये वाइट लेयर रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और वाइट लेयर रिमूव करके हम इस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डिफेक्ट आर्टिफिशियल लेंस के हेल्प से भी ठीक किया जा सकता है। ठीक है, चलो तो अभी तक हमने जितने डिफेक्ट किए वो एक बार मैं समरअप कर देता हूँ और क्या उसके कैसी कंडीशन इसमें बनती है। तो सबसे पहला डिफेक्ट जो हमने किया वो था मायोपिया। मायोपिया जिसको हम शॉर्ट साइडनेस भी कहते हैं। इसमें कहाँ का दिखाई नहीं देता, कैन नॉट सी, कहाँ का नहीं देख सकते भी, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को, दूर का नहीं देख सकते। इसमें इमेज कहाँ बनती है, इसमें इमेज बनती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले। ठीक है, कैसे ठीक करें, तो इसको ठीक करने का तरीका है बाय यूजिंग कौन सा लेंस लगाते हैं भाई, आई से जो उल्टा है वो कौन सा, कनकेव लेंस लगेगा। और पावर कैसी होगी, पावर एंड फोकल लेंथ इसमें नेगेटिव रहती है। ठीक है, सेकंड डिफेक्ट अभी हमने किया वो था हाइपरमेट्रोपिया, जो आज ही हमने किया है, इसको बोलते हैं फार साइडनेस। इसके अंदर वो देख नहीं सकता, क्या, कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, नजदीक का नहीं देख सकता। ये लाइट एक दो कम नहीं हो सकती क्या, सारा दिन आग में खाकी जाए। उसके बाद इसमें जो इमेज मिलती है वो बनती है बिहाइंड द रेटिना। दांदा यही कर दें सारा दिन। उसके बाद इसको ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस की हेल्प से इसको ठीक किया जाएगा, जिसकी पावर और फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसके बाद हमने किया नेक्स्ट डिफेक्ट जो था प्रेस बायोपिया। और प्रेस बायोपिया कैसे ठीक होगा, बाय यूजिंग बाईफोकल लेंस। तो ये बाईफोकल लेंस की वजह से ठीक किया जा सकता है और ये लगभग ओल्ड एज पर्सन को होगा। इसमें फ़र्क पड़ता है नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, वहाँ का दिखाई नहीं देता उसको। नेक्स्ट था हमारा एस्टिमिज्म। एस्टिमिज्म में हम लगाते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। तो सिलेंड्रिकल लेंस की हेल्प से ठीक किया जाएगा। और नाश्ता हमारा कैटरेक्ट। ठीक है, कैटरेक्ट का इलाज था बाय सर्जरी। तो इसको सर्जरी से ही हम ठीक कर सकते हैं। तो ये इसके पॉसिबल हमारे आई डिफेक्ट है। नोट करो बेटा, फिर आगे चलते हैं।
हो गया भी? चलो नेक्स्ट करते हैं फिर इसमें आगे। नेक्स्ट आता है इसमें रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। जब हम एक प्रिज्म से लाइट पास करते हैं तो क्या बिहेवियर हमें मिलता है। तो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म एक तरह से दिखने में हमें एक ट्रायंगल जैसा दिखेगा, लेकिन ये एक 3D सरफेस है क्योंकि पेपर है तो हम 3D के हिसाब से इसको ड्रा नहीं कर सकते। तो ट्रायंगुलर फेसेस है जिसमें 2 फेस हमारे कैसे हैं, ट्रायंगुलर हैं, और 3 फेस कैसे हैं, रेक्टेंगुलर है। और ये लेटरल फेसेस है, मतलब लेंथ वाइज ये काम करते हैं, रेक्टेंगुलर है। और ये फेस आपस में इंक्लाइंड पोजीशन में है, यानी एक दूसरे के जैसे ट्रायंगल में फेसेस होते हैं वैसे हैं ये। तो एंगल बिटवीन जो लेटरल सरफेसेस होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, ये वाला एंगल, ठीक है। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो उसके लिए ये एंगल रहेगा 60 डिग्री, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक इंसिडेंट रे होती है, उस इंसिडेंट रे के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक इंसिडेंट एंगल मिलेगा, ये वाला जो है। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये रे जाएगी, बैंड होगी, फिर ये नीचे जाएगी, तो इस निकलने वाली रे को हम बोलते हैं एमर्जेंट रे। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि एमर्जेंट रे जो है वो ऑलवेज बेंड करती है टुवर्ड्स द बेस। वो हमेशा किसकी तरफ मुड़ेगी, बेस की तरफ ही मुड़ेगी, ठीक है ना। वो कभी भी इससे ऊपर नहीं जा सकती, नीचे ही रहेगी। अगर क्या हो मैं प्रिज्म को उल्टा रख दूं तो इस केस में ये ऊपर की तरफ मूव कर सकती है, ठीक है, क्योंकि बेस फिलहाल इसका ऊपर है तो ये ऊपर की तरफ ही जाएगी फिर इसमें। तो ये थोड़ा सा हमारा कंसेप्ट रहता है। इसमें अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट डालते हैं, मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल कलर की, वाइट लाइट नहीं डालनी, वाइट लाइट डाल देंगे तो फिर ये डिस्पर्जन कर देगा, तो इस केस में ये बेंडिंग कर देगा, ठीक है। तो इसमें बनता है एक एंगल जिसको कहा जाता है डी एंगल या एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो बिटवीन होता है किसके, ये है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। तो इन दोनों के बीच का ये एंगल रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंगल जो है वो हमारा काम करता है। तो इस तरह से हम इसमें काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम कवर करेंगे कल डिस्पर्जन और दूसरा फिनोमेना स्कैटरिंग। इसमें और क्या फ़र्क है हमारे ग्लास लैब में, तो इसके बाद अभी ग्लास लैब भी करते हैं, फिर आज का काम हम फिनिश करेंगे। फिर हमारा डिस्पर्जन स्कैटरिंग बचेगा, वो कल की क्लास में पूरा करके, और नेक्स्ट डे फिर हम इसका एक और सैम्पल पेपर उठाते हैं। सेकंड पूरा हो गया क्या आपका, थर्ड सैम्पल पेपर कल जो आपके ग्रुप में डला है, उसके बाद फिर हमें अगला डिस्कस करना है ना। चलो पहले तो ये पॉइंट नोट करो, फिर चलते हैं आगे। हाँ भाई करें आगे। ये आवाज़ साइलेंट ही कर दिया। चलो देखो नेक्स्ट आता है बेटा इसमें ग्लास लैब, ठीक है। ग्लास लैब इसमें तो शायद नहीं है, इसमें एंगल तो मार्क कर दिया आगे, डिस्पर्जन ही है। चलो ग्लास लैब देख लो। तो ग्लास लैब के केस में क्या होता है कि हमारे पास जो फेसेस हैं वो अब की बार कैसे हैं, वो बिल्कुल आपस में पैरेलल होंगे। ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इसके जो 6 के 6 फेसेस हैं वो हमारे इस तरह से हैं। ये इंसिडेंट रे फॉल होती है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नॉर्मल बनेगा, ये रे बेंड होगी टुवर्ड्स द बेस, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर ये जाएगी अवे फ्रॉम द बेस। तो इसमें हमारी जो
इंसिडेंट रे है और एक नेक्स्ट रे से निकलती है जिसको बोलते हैं एमर्जेंट रे। इन दोनों के केस में अगर कहा जाए तो जैसे फेसिस हैं वैसा ही बिहेवियर है, ठीक है। तो हम बोलते हैं क्या कि इसमें इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे जो है आर पैरेलल टू ईच अदर। तो एक दूसरे क्या होती हैं, पैरेलल टू ईच अदर होती हैं। इनके बीच एक गैप भी है, दोनों के बीच एक थोड़ा सा गैप भी हमें मिल रहा है। इस गैप को बोलते हैं बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे। इन दोनों के बीच का ये गैप असल में है ये, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है और ये गैप जो है वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ स्लैब कि हमारी जो ग्लास स्लैब है इसकी थिकनेस क्या है। दूसरा ये डिपेंड करेगा वेवलेंथ एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। इसके केस में अगर एक रे मैंने बिल्कुल सीधी डाल दी तो उसका कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो सीधी चली जाएगी, ठीक है ना। नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। तो ये आई और लेमडा के ऊपर भी डिपेंड करती है और फाइनली इसकी वैल्यू डी जो आती है वो होती है μ-1 इंटू टी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मायने रखता है। टी यहाँ है थिकनेस ऑफ द स्लैब और डी जो है वो डिस्टेंस इन दोनों के बीच है, ठीक है। तो इतना बेटा आप लोग करोगे, एनसीईआरटी से एक बार इसको पढ़ को देखोगे, फिर डिस्पर्जन और स्कैटरिंग होते ही फिर हम एक बार एनसीईआरटी पिकअप करके और फिर एक सैम्पल पेपर और उठाते हैं। अभी आपका सिर्फ मेरे हिसाब से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ही बाकी है ना चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी अपना हो ही गया था, ठीक है। तो वो डिस्कस करके फिर बात करते हैं अदर सब्जेक्ट शुरू करें या किस तरह करें, ठीक है। चलो आज की क्लास इतनी ही, कल मिलते हैं।